इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जिनके पास डक्ट नहीं है और वो मतलब टारगेट ऑर्गन्स की तरफ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं उनके पास डक्ट है। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो स्लो होता है, ये केमिकली थ्रू ब्लड ट्रांसमिट होता है। ये मतलब ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करता है, यानी कि टारगेट ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करता है एंड ये हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हम लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बस 4 ग्लैंड्स पढ़ने हैं: एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, थायराइड एंड पिट्यूटरी। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होते हैं, पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, थायराइड यानी कि हमारे जो लैरिंक्स के पास प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी जो हो गया ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। अगर पूछा जाए हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स एक सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो कि ब्लड में डायरेक्टली पोर आउट किया जाता है एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन्स। एड्रिनल ग्लैंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स सिक्रेट करता है, यानी कि एड्रेनलिन सिक्रेट करता है। नर्वस सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे कि जो एड्रेनलिन होता है वो हमारे बॉडी को फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट सिचुएशन के लिए रेडी करता है। जब हम लोग एंग्री रहते हैं, सैड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं तो फिर हमारा ये एड्रेनलिन एक्टिवेट होता है, मतलब वहाँ पर से निकलता है और फिर ये हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन के कुछ इफ़ेक्ट्स, अगर एड्रेनलिन बढ़ गया तो हमारा हार्ट फास्टर बीट करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, ब्रीथिंग सेंटर ऑफ ब्रेन जो होता है वो फास्टर और डीपर ब्रीथिंग करेगा। हमारा ब्रीथिंग सेंटर मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। आर्टेरियोल्स जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, आर्टेरियोल्स स्किन वाले कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम वाले कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि ब्लड को सेव करना है। बिकॉज जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा अगर मसल सेल्स के पास होगा तो उसमें फ्लाइट जल्दी दौड़ पाएगा, फाइट कर पाएगा बॉडी, उसी कारण से मसल्स को टेंस करता है। लिवर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट डिपॉजिट होता है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही हो गया फंक्शंस हमारे एड्रेनलिन का। उसके बाद आते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉर्टिसोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि इन्फ्लामेशन को रोकने में मदद करता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे कहीं इंजरी हुआ वहाँ पर WBC एक्ट कर रहा है जिसके कारण रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलता है, इसी को कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो फिर इसी को सप्रेस करने में मदद करता है। ये जो कॉर्टिसोन होता है, मतलब कॉर्टिकल हार्मोन्स को और क्लासिफाई किया गया है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में, जो कि Na+ और K+ को रेगुलेट करने में मदद करता है। Na+ और K+ को रेगुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है। K+ जो होता है ये हमारे किडनी से भी निकलता है और Na+ और K+ के कारण ही हमारा जो इम्पल्स होता है वो जनरेट होता है। जैसे न्यूरॉन्स में पढ़े होंगे आप लोग, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, वो Na+ और K+ के ही कारण होता है। ये आयन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी कि ये हमारे ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या हो गया, ये हमारे बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में ग्लूकोज को बढ़ाने, मतलब ग्लूकोज सप्लाई करने में मदद करेगा। जो फैट स्टोर्ड है उसको भी मेटाबोलाइज करेगा। फिर उसके बाद आते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड बहुत ज़रूरत होता है एक ह्यूमन के अंदर। अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स नहीं होगा तो एक ह्यूमन में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छे से।
जैसे वुमेन में अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के कारण मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें देखते हैं। वुमेन में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स अगर ज़्यादा सिक्रेट हो गया तो एड्रिनल विरिलिज्म होगा, यानी कि मेल लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, बियर्ड निकल जाएगा, हैंड में हेयर बढ़ जाएगा। तो ये हो गया फीमेल के केस में। मेल के केस में इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा। ये हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो इसके कारण एडिसन्स डिसीज़ होगा। एडिसन्स डिसीज़ में जो हमारा बॉडी होता है वो मतलब पतला हो जाता है, एनर्जी लॉस, वेट लॉस, फिर नोज़िया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर। इस केस में हाइपोसिक्रेशन जब हुआ तो फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करता था, जैसे कि ये हमारे ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता था। तो फिर यही अगर कम रहेगा मतलब कम सिक्रेट हुआ तो उसके कारण फिर ये ब्लड शुगर लो हो जाएगा। तो इसीलिए एडिसन्स डिसीज़ में मतलब एक टाइप का न्यूट्रिशन बहुत लो हो जाता है एक बॉडी का। पिगमेंटेशन लॉस कर देगा बॉडी, उसको मतलब कोल्ड लगने लगेगा क्योंकि फैट लेयर नहीं रहेगा। एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी को अडेप्ट कराने में मदद करता है एनवायरनमेंट से। फिर हाइपर सिक्रेशन होता है। हाइपर सिक्रेशन कोर्टिज़ोन का अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो कसिंग सिंड्रोम हो सकता है। कसिंग सिंड्रोम यानी कि ओबेसिटी हो जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो फिर जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ये जो हमारे बोन्स होंगे वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, इसका कारण मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में ही मिलता है। फिर वीकनेस होने लगेगा जब बोन्स फ्रेजाइल हो जाएंगे तो, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब अगर जो गिरे बोन टूटा तो उसके बाद रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद आते हैं पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज जो है हमारा एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है, यानी कि इसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। वो एंजाइम सिक्रेट करता है जैसे कि अमाइलॉप्सिन, ट्रिप्सिन एट्सेट्रा। अभी जो हमें पढ़ना है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे पैनक्रियाज में एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें 3 टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं। जो इंसुलिन होता है वो हमारे ब्लड शुगर को ट्रांसफॉर्म करने में, स्टोर करने में मदद करता है। ग्लूकागॉन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये दोनों चीज़ को रेगुलेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन को। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन अगर ज़्यादा सिक्रेट हो गया तो फिर बॉडी में शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण एक पर्सन कोमा में जा सकता है। जो अगर शुगर लेवल कम हुआ उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, यानी कि शुगर हाइपो मतलब लेस, ग्लाइसीमिया मतलब लेस शुगर। ब्रेन कोमा में इसलिए जाएगा क्योंकि अगर शुगर लेस हो गया, ब्रेन को भी वर्क करने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है, तो वही शुगर अगर उसे नहीं मिलेगा तो जिसके कारण वो कोमा में जा सकता है। फिर डायबिटिक पेशेंट हो गया, उसको अगर ओवरडोज इंसुलिन दे देंगे तो फिर जो उसका जो शुगर होता है वो कंटेंट घट जाएगा और फिर उस मतलब वो अनकॉन्शियस हो सकता है, जिसके कारण वो जो पर्सन होता है उसको एक मीठा चीज़ हम अपने साथ हमेशा रखने को बोला जाता है। यदि ऐसा कभी भी कंडीशन आए तो वो उस मीठा चीज़ को खा सके, जिसके कारण वो ग्लूकोज लेवल उसके बॉडी में बढ़े और वो सर्वाइव मतलब वो अनकॉन्शियस ना हो। फिर आते हैं थायराइड के ऊपर। थायराइड एक बाइलोब्ड बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ नेक में सिचुएटेड होता है, लैरिंक्स के नीचे होता है।
जो पहले मैं बोला था लैरिंग्स के ऊपर होता है, ये उस समय थोड़ा प्रॉब्लम गलत बोल दिया था। लैरिंग्स के नीचे होता है थायराइड। लोकेशन अच्छे से याद रखना है। और दोनों लोब को जोड़ा जाता है एक नैरो इस्थमस से। जो थायराइड होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन, जो कि हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, यानी कि जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है सब्सटेंसेस का, उसे रेगुलेट करता है। फिर कैल्सिटोनिन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बोन्स के लिए। कैल्सिटोनिन के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। सो थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारे सेलुलर ऑक्सीडेशन में रेट को बढ़ाने में मदद करता है। जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एटीपी निकलता है, एटीपी का रेट बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि मतलब ज़्यादा एटीपी निकलेगा तो बॉडी ज़्यादा काम कर पाएगा। ये हमारे ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, बोन्स को हार्डन करता है। कैल्सिटोनिन जो हो गया उसके कारण भी बोन्स हार्डन होता है। मेंटल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। कैसे करता है ये सब आगे पढ़ना है हायर क्लासेस में। फिर अब आते हैं डिसऑर्डर्स। अंडर सिक्रीशन हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, यानी कि अंडर मतलब कम सिक्रीट हुआ। फिर इस केस में उस पर्सन को सिंपल गॉइटर हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, मिक्स ओडिमा हो सकता है। मिक्स ओडिमा में स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स देखने को मिलेगा। क्रेटिनिज्म जो होता है वो मेनली चिल्ड्रन में देखा जाता है। मेंटल रिटार्डेशन जिससे मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब अगर क्रेटिनिज्म जिसको हो गया वो मेंटल रिटार्डेड होगा। और सिंपल गॉइटर जो होता है ये स्वेलिंग नेक में होता है। ये इसी कारण होता है क्योंकि अंडर सिक्रीशन हुआ, जो थायराइड के सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, और डिवीज़न होने के कारण यहाँ मतलब वो डिवाइड किस लिए करेंगे, क्योंकि थायरॉक्सिन का वो प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं। तो वो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो डिवाइड करते हैं, जिसके कारण वो स्वेलिंग इन नेक देखने को मिलता है। ये जो होता है इनसफिशिएंट क्वालिटी ऑफ आयोडीन के कारण होता है। अब आते हैं ओवर सिक्रीशन यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है इसका एक ही एग्जाम्पल दिया है, मतलब डिसीज़ का, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, यानी कि जो आँख होता है वो प्रोट्रूडेड होता है, वो ग्रेव्स डिसीज़ भी बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जब थायरॉक्सिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगेगा, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑक्सीजन पंप होगा ब्लड के पास, तो फिर ब्रीथिंग ज़्यादा करना पड़ेगा ना, उसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा। आई प्रोट्रूडेड आउट हो जाएगा, गॉइटर फॉर्म करेगा नेक पे यहाँ पर भी, क्योंकि इस बार जो सेल्स ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट कर रहे हैं। और जो थायरॉक्सिन होता है वो डेवलप करवाएगा और थायराइड ग्लैंड को ग्रो करने में मदद करेगा। उसके बाद आते हैं पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी जो होता है वो मतलब 3 लोब्स का होता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और थैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट लोब। जो इंटरमीडिएट लोब होता है वो फ्यूज हो जाता है जब चाइल्ड बड़ा होता है, जैसे जैसे मतलब एम्ब्रियो के समय ही ये फ्यूज हो जाता है। तो अभी बस बचता है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो 2 ही हार्मोन सिक्रीट करता है, मतलब 2 ही हार्मोन सिलेबस में पढ़ना है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जिससे ये जो होता है हमारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है। बीपी जो होता है वो बढ़ जाता है इसके कारण, क्योंकि ये जो वाटर होता है वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। और वो जो वॉल्यूम होता है प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल पे, तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। ये जो होता है हमारे पीसीटी पे एक्ट करता है, जिसमें एब्जॉर्ब होता है, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। के बाद ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है एक प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस में,
जो बेबी के बर्थ में हेल्प करता है। ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है। मिल्क प्रोडक्शन का काम प्रोलैक्टिन का है, मिल्क इजेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन का है। उसके बाद आते हैं एंटीरियर लोब में। एंटीरियर लोब जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है, इसके डेफिशिएंसी के कारण ये चिल्ड्रन में ड्वार्फिज्म कॉज करता है, यानी कि बच्चा छोटा होगा, मतलब डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएगा उसका शरीर। उसके बाद अगर ओवर सिक्रीशन हो रहा है तो उसे गाइगेंटिज्म कहते हैं। इसमें बोन्स ज़्यादा लेंदन हो जाएगा, जो कि आप नॉर्मली देख सकते हो ग्रेट खली के केस में। उनके केस में भी ऐसे ही था। बट ये जो गाइगेंटिज्म होता है ये चाइल्डहुड में बोलते हैं। वो जो अडल्ट में होता है उसे एक्रोमेगली कहते हैं। वो भी ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच के कारण ही होता है। जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन ही कह रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर से निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि हमारे थायराइड पे को स्टिमुलेट कराने के लिए यहाँ पर से हार्मोन निकालता है, और वो थायरोक्सिन को सिक्रीट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जीटीएच, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये हमारे गोनाड्स पे एक्ट करते हैं। और फिर यहाँ टेस्टिस में ये हमारे एंड्रोजन सिक्रीट करने में मदद करते हैं। ओवरीज में ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवा निकलता है, उसी समय उस पे एक्ट करने वाले हार्मोन को सिक्रीट करने में मदद करते हैं। वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे। फिर उसके बाद एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया। ये हमारे एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को मेंटेन करता है, यानी कि देखता है उसको। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो भी स्टिमुलेटेड होता है एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से, जो कि फिर उसके स्टिमुलेट होने के बाद कॉर्टिजोन हार्मोन सिक्रीट होगा। उसके बाद टर्म आता है कि कौन सा जो पार्ट है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स का जो हमारे नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली स्टिमुलेटेड होता है। उसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल मेडुला, बिकॉज ये जो होता है एड्रेनलिन सिक्रेट करता है, जो कि मतलब पूरे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन का तो मैं बता चुका हूँ। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एग फॉर्मेशन इन फीमेल्स में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है उसको, और स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स में वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन में मदद करता है, जो ग्राफिन फॉलिकल पे एक्ट करता है ना, उसके बाद फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। फिर ये फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कराने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है एक फ़ीमेल के बर्थ के समय। इन्हीं के कारण जो वजाइनल वॉल होता है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है, जो एंडोमेट्रियम होता है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है। और इन्हीं हार्मोन्स के कारण प्रेगनेंसी के वक्त पीरियड्स नहीं आते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कुछ है नहीं। जो होता है हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज़ किया TRH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके एक्ट किया। उसके बाद TSH वहाँ पर से निकला और जाके थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन का प्रोडक्शन करवाया। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जाता है बॉडी पार्ट्स के पास, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा कि वो TSH ना सिक्रीट करे, और फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा कि वो TRH जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है उसको सिक्रीट ना करे। अगर वो केवल हाइपोथैलेमस पे जाएगा तो हाइपोथैलेमस तो उसमें एफिशिएंसी कम जाएगा, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी उतना देर तक सिक्रीट कर चुका होगा और ज़्यादा थायरोक्सिन सिक्रीट हो जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिसके कारण एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो जाएगा। सो उसलिए दोनों जगह जाता है। हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया ये चैप्टर,
बहुत ही कम टाइम में 20 मिनट्स में इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है A to Z। अब इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। इसे आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो और मन लगा कर पढ़ो। कीप हसलिंग एंड कीप सक्सीडिंग।